अब आप सब लोग सब्सक्राइब हाई नहीं करते हो, 2 एपिसोड देने का दिल भी नहीं करता मेरा। प्लीज सब्सक्राइब कर लो सब प्लीज। प्लीज स्टोरी की तरफ चलते हैं। वही दर्शित एक झटके के साथ उठकर ठीक से बैठ जाता है और वो अपना सिर झटकर बोला, अंडस्को अब तुम्हें अपनी दीवानगी में कैद करने का टाइम आ गया है माय हार्ट। अब तुम और तुम्हारी यादें मुझे चैन से रहने ना दे रहे। अब तुम्हें दर्शित ओबरॉय के करीब आना ही होगा माय हार्ट। वही इतना बोलते हुए ही दर्शित एक डेविल स्माइल करता है और वह वहां के मैनेजर को कॉल करता है। वही मैनेजर जब दर्शित का कॉल देखता है तो वो हैरान रह जाता है और वो जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाते ही दर्शित बोला, अंडस्को अभी के अभी मेरी केबिन में आओ। वहीं मैनेजर को दर्शित की बात सुनकर हल्का सा कांप जाता है और वह बोला, अंडस्को क्या हुआ सर? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप क्यों बुला रहे हैं मुझे? तभी दर्शित बोला, अंडस्को क्या मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब कुछ बताऊं कि तुमने क्या करना है और तुमसे क्या हुआ है? वही तभी मैनेजर जल्दी से फ़ोन रखते हुए बोला, अंडस्को मैं आता हूँ, अभी आया मैं। इतना बोलकर वह फ़ोन रख देता है और फिर वह अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए ही वह जल्दी से अपनी केबिन से बाहर निकलकर वह दर्शन की केबिन की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उसे सामने से सनाया आती हुई दिखती है जिससे वह टकरा जाता है। वही सनाया उस मैनेजर को पकड़ते हुए बोली, अंडस्को ठीक से चलो। और क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में क्यों है? तभी वह मैनेजर बोला, अंडस्को अरे वह उधर से दर्शित सर बुला रहे हैं, इसलिए जल्दी से जाना पड़ रहा है। तभी सनाया बोली, अंडस्को दर्शित वो क्यों बुला रहा है तुम्हें? तभी मैनेजर बोला, अंडस्को पता नहीं लेकिन उन्हें शायद कोई काम होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। इतना बोलकर वह जल्दी से आगे बढ़ जाता है। वही सनाया कुछ देर उसे देखते हैं और फिर वह भी आगे बढ़ जाती है। वही मैनेजर अब कुछ ही देर में दर्शित के सामने खड़ा था और वह दर्शित को देखते हुए बोला, अंडस्को बोलिए सर, क्या काम है आपको? वही दर्शित चेयर को इधर से उधर घूम रहा था और वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही कुछ सोच रहा था। फिर वह अपनी आंखें झटके के साथ खोलता है और फिर सामने खड़े मैनेजर को देखते हुए ही बोला, अंडस्को यहाँ पर 2 लड़कियां काम करती है। तभी इतना सुनते ही मैनेजर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह दर्शित को देखने लगता है। तभी दर्शित बोला, अंडस्को एक का नाम आराध्या है और एक का नाम आश्वी। इतना सुनते ही मैनेजर को याद आ जाता है क्योंकि उसे अपने कंपनी में कर रहे हर एम्प्लॉय जो उसके नीचे काम करता था उसकी पूरी की पूरी डिटेल उसके पास होती थी और उसे उसका नाम और सब कुछ पता ही होता था। तभी दर्शित की बात सुनकर मैनेजर बोला, अंडस्को हाँ मुझे पता है, आश्वी और आराध्या दोनों ही यहाँ पर ही काम करती है। दर्शित ने कहा, अंडस्को उन दोनों में से कोई यहाँ पर आज कंपनी आया है? तभी मैनेजर बोला, अंडस्को हाँ आराध्या एक काम पर आई है, लेकिन आज पता नहीं वह भी थोड़ी सी परेशान लग रही है, उसका भी कुछ ध्यान नहीं लग रहा आज काम में, वरना वह आराध्या और आश्वी दोनों ही बहुत ही मेहनती लड़कियां हैं। वह अपना काम बहुत ही शिद्दत से करती है, लेकिन आज वह भी थोड़ी सी परेशान है। और आश्वी तो आज आई ही नहीं, उसने कॉल करके छुट्टी ले ली है। इतना सुनते ही दर्शित अपने माथे पर उंगलियां फिराते हुए ही बोला, अंडस्को फिर उसे बोलो कि वह आज कंपनी पर आ जाए काम करने के लिए, और उसका मन हो तब वो छुट्टी नहीं ले सकती। समझ में आई बात? इतना सुनते ही मैनेजर हैरान रह जाता है और वह बोला, अंडस्को लेकिन सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी दर्शित बोला, अंडस्को अगर ऐसे ही सबको छुट्टियां देते फिरेंगे तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज को ताला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, समझ गए? तभी मैनेजर से तो फिर ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया और वह बोला, ठीक है अभी उन्हें बुला लेता हूँ, और फिर वो वहां से मुड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी दर्शित ने कहा, अंडस्को और वो आए तो उसे सीधा मेरे केबिन में भेज देना, उससे कुछ बात करनी है।
इतना सुनते ही मैनेजर बोला ठीक है सर। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाता है और बाहर निकला जाता है। तभी मैगना बाहर निकलकर अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने से सनाया आती हुई उसे दिखती है और सनाया मैनेजर को देखते हुए बोली अंडस्को क्या हुआ, क्या काम था दर्शित को तुमसे। मैनेजर ने कहा अंडस्को नहीं, कुछ खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय जो नहीं आई थी उसका ही पूछ रहे थे सर। तभी सनाया बोली अंडस्को किसके बारे में पूछ रहा था वो। तभी मैनेजर बोला अंडस्को में आश्वी की बात कर रहा हूँ और सर उसी के बारे में पूछ रहे थे। सनाया ने कहा अंडस्को आश्वी ये कौन है, कौन सी लड़की है। तभी मैनेजर बोला अंडस्को वह यहाँ पर ही काम करती है, वह भी कुछ देर में आ जाएगी तो तब मैं आपसे उनसे मिलवा दूंगा। अब मुझे जाने दीजिए वरना दर्शित सर मेरी कब्र यहीं पर ही गाड़ देंगे। इतना बोलकर वह जल्दी से आगे बढ़ जाता है। वही सनाया बोली अंडस्को ये दर्शित को आजकल कौन सा नया शौक चढ़ा है। इतना सोचकर वो अपना सिर ना में हिलाकर आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में आश्वी है अपने कमरे में अभी भी ऐसे ही रो रही थी और उसने रो रोकर अपनी आंखें तक सुझा ली थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आंखों के ऊपर नीचे सूजन भी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपने आप को ही खत्म कर दे और ये मामला यहीं खत्म कर। ये ख्याल उसके मन में आता है तो आश्वी फिर अपने आंसुओं को पोंछ कर खड़ी होती है और वो खड़ी होकर अपने आसपास देखते हुए ही अपने मन में सोचती है मैं अगर मर गई तो यहाँ पर मेरा कुछ रह नहीं जाएगा। मैं मर गई मैं तो यहाँ पर वैसे भी अम्मा जी और आराध्या के बिना, और मेरी फिक्र करता ही कौन है। फोन मेरे पीछे रोएगा, अगर मैं मर गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे अपने आप से इतनी घिन हो रही है कि मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे नहीं रहना जिंदा इस दोगली दुनिया में। क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्यों पहले कुणाल का धोखा और फिर इस बीती रात ने सब कुछ बदल दिया मेरी जिंदगी में। इतना सोचते हुए ही आश्वी भी आगे बढ़कर अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखता नहीं है। उसके के कमरे में इतना ज्यादा कुछ था ही नहीं, उसका कुछ सामान ही था, जो जरूरत का सामान वहीं पड़ा हुआ था। आश्वी टेबल के पास कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके हाथ में एक ब्लेड आ जाती है और ब्लेड को देखते हुए ही वो उस ब्लेड को अपने हाथ में लेकर उस ब्लेड को गौर से देखते हुए ही बोली अंडस्को अब इससे ही मैं अपना किस्सा आज खत्म कर लेती हूँ। मुझे नहीं जीना, मुझे मर ही जाना है। मुझ जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं। आज मुझे अपने आप से नजर मिलाने भी शर्म आ रही है। मैं कैसे जिंदा रहूंगी, क्या करूंगी जिंदा रहकर। और वैसे भी अगर खुद से नफरत हो तो अपनी जिंदगी को खत्म ही कर देना चाहिए। इतना बोलते हुए ही उस ब्लड को आश्वी अपने दूसरे हाथ की कलाई तक ले जाती है और उसके आंखों से बहुत ज्यादा पानी की तरह आंसू बह रहे थे और उसे सब कुछ याद आ रहा था जो उसने आश्रम में समय बिताया था, आराध्या के साथ कॉलेज के दिनों में जो टाइम बिताया था, अम्मा जी के साथ समय बिताया था, वह सब अच्छे अच्छे लम्हे उसे याद आ रहे थे। आश्वी को अब यही लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का किस्सा खत्म होकर ही रहेगा। आधवी धीरे धीरे ब्लेड को ले जाकर अपनी कलाइयां पर रखती है और वो एक झटके के साथ ही कलाई को काटने ही वाली थी और उसने अपनी कलाई पर ब्लड रखने वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है और तभी वह फ़ोन की रिंगटोन से ही एकदम से चौंक जाती है और उसके हाथ से ब्लेड नीचे गिर जाती है। क्योंकि आश्वी डर चुकी थी कि उसे लगा कि उसे किसी ने देख लिया या फिर पकड़ लिया है और वह डरकर लड़खड़ा सी गई और 2 कदम पीछे हट गई। फिर वह 1-2 पल ऐसे ही टेबल को पकड़कर खड़ी रहकर खुद को संभालकर अपने आंसुओं को पोंछकर सामने फ़ोन को देखकर आगे बढ़कर फ़ोन उठाकर बोली अंडस्को मैनेजर साहब बोलिए। तभी सामने से मैनेजर थोड़ा लड़खड़ाते हुए ही बोला अंडस्को आश्वी प्लीज़ तुम आज कंपनी आ जाओ। आज कंपनी में बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। वह आज जो भी नहीं आए हैं, जिसने भी छुट्टी ली है, उन सबको सर ने बुलाया है, यानी कि इस कंपनी के सीईओ ने सबको, जो भी नहीं आए हैं उन सबको बुलाया है, वरना वह उनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं।
और उनके साथ जो भी हो उसे भी नौकरी से निकाल देते हैं। इसलिए प्लीज तुम आ जाओ। वही मैनेजर ने आश्वी से आज सफेद झूठ बोला था। पहली बात तो मैनेजर डरा हुआ था और दूसरी बात कि आश्वी कभी ही छुट्टी लेती थी जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी, वरना वह कभी छुट्टी रखती ही नहीं थी। तो इसलिए मैनेजर ने आश्वी से सफेद झूठ बोला था। वही आश्वी हैरानी से बोली अंडरस्को क्यों सर, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है वहां पर जो मेरी जरूरत है। मैनेजर बोला मुझे नहीं पता, प्लीज आश्वी जल्दी से आ जाओ प्लीज, मेरी नौकरी भी अब तेरे हाथ में है। इतना बोलकर वह फोन रख देता है। वही आश्वी कुछ सोचती है और फिर वह नीचे पड़ी हुई ब्लेड को एक नज़र देखकर वह बोली अंडरस्को ऐसा क्या हो गया कि मैनेजर साहब और सबकी नौकरी खतरे में है, और मेरे साथ जो होगा उसे भी, यानी कि आराध्या को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी वजह से मैं 2 लोगों की नौकरी नहीं छीन सकती। इतना वह सोचते हुए ही वह उस ब्लेड को एक नज़र देखती है और फिर उस ब्लेड को उठाकर वह उस टेबल पर रख देती है और फिर वह वहां से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आगे बढ़ जाती है। कुछ देर में आश्वी तैयार होकर वह जल्दी से बाहर निकलती है और फिर वह अपना बैग लेकर आश्रम से बाहर निकालकर आगे बढ़ जाती है। तभी सामने से उसे अम्मा जी दिखती है तो आश्वी उनके पास जाते हुए ही बोली अंडरस्को मैं अभी कंपनी के लिए जा रही हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से भी आगे बढ़ जाती है। आश्वी टैक्सी करके कुछ ही वक्त में ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है और फिर वह टैक्सी में से बाहर निकालकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है। वहीं दर्शित के सामने पूरी कंपनी का सीसीटीवी लाइव फुटेज चल रहा था, जिसमें जो कोई भी क्या क्या कर रहा था वह सब कुछ दिख रहा था। वही अब दर्शित की नज़र अब एक जगह जम चुकी थी, क्योंकि इंटरेस्ट गेट से आश्वी को जल्दी से घबराते हुए ही कंपनी के अंदर आते हुए देखता है। वही आश्वी वहां से फिर चलते हुए आगे बढ़कर अपनी केबिन के पास आती है, जहां उसके केबिन के पास ही मैनेजर की केबिन भी थी, उसकी तरफ चली जाती है और मैनेजर की केबिन के अंदर जाते हुए वो बोली अंडरस्को क्या हुआ सर, आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे। इतना सुनते ही मैनेजर जल्दी से खड़ा होता है और उसके चेहरे पर अभी भी पसीना था। वो पहुंचकर मैनेजर बोला अंडरस्को तुम जल्दी से दर्शित सर के केबिन में जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं सर। तभी आश्वी बोली अंडरस्को लेकिन वो उसका फ्लो कौन सा है मुझे पता ही नहीं और मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं, वह कहाँ पर मिलेंगे और उन्हें क्या काम है मुझसे। इतना सुनते ही मैनेजर बोला अंडरस्को अरे मेरी माँ चुप हो जाओ, बाद में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेना, अभी वहाँ पर तुम्हें जाना है तो जाओ जल्दी। आश्वी थोड़ी परेशान होकर बोली अंडरस्को कौन फ्लो पर। तभी मैनेजर बोला 15th फ्लोर पर चले जाओ, वहां पर उनकी ऑफिस मिल जाएगी। आश्वी बोली अंडरस्को ठीक है सर, मैं जाती हूँ। आश्वी कुछ परेशान हो जाती है लेकिन वो वहां से निकलकर वह जल्दी से लिफ्ट में आकर 15th फ्लोर पर बटन को प्रेस करती है और वह लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ती है। वही आश्वी लिफ्ट में भी सोच रही थी कि क्या काम होगा सर को। लिफ्ट 15वें फ्लोर पर आकर रुकती है और आश्वी बाहर निकलती है। अभी के लिए आश्वी अपना गम भूल गई थी। आधवी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि आज पहली बार वो इस कंपनी के 15वें फ्लोर पर आ रही थी, जहां पर उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। आश्वी घबराई हुई नज़रों से अपने आसपास देखती है, लेकिन वहां पर कोई लोग भी नहीं थे। वह पूरा फ्लोर जहां पर शांति पसली हुई थी और सबकी ऑफिस बहुत ही लग्जरियस दिख रही थी। आश्वी अपने मन में बोली अंडरस्को यहाँ पर तो देखो कितनी अच्छे अच्छे ऑफिस बनी हुई है, लेकिन दर्शित सर की कौन सी वाली ऑफिस होगी। इतना सोचते हुए वह आगे बढ़ जाती है। वह थोड़ी डरते डरते ही आगे बढ़ रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। वही ऑफिस में दर्शित लाइव फुटेज देख रहा था, जिसमें आश्वी घबराई हुई नज़रों से चारों तरफ देख रही थी और आश्वी को देखकर दर्शित के मुंह से बस इतना ही निकलता है, माय हॉट बीट आ गई तुम आखिर मेरे पास, अब तुम्हें दूर जाने की इजाज़त नहीं है।
तुम आए तो अपने मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और नहीं अंडरस्को अंडरस्को नहीं अंडरस्को अंडरस्को नहीं अंडरस्को, तुम आई भी मेरी मर्जी से ही हो और जाओगी भी मेरी मर्जी से। इतना बोलते हुए ही वो हंसने लगता है और उस ऑफिस में उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। वही आश्वी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी उसे दर्शित की केबिन दिखती है जिसके बाहर दर्शित ओबरॉय लिखा हुआ था, और आश्वी भी आगे बढ़कर उस केबिन के दरवाजे के पास जाकर खुद को शांत करती है और फिर वह 1-2 बार भगवान का नाम लेकर गेट को नॉक करती है। तभी अंदर से दर्शित की आवाज आई, अंडरस्को कम इन। आवाज सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन आश्वी की धड़कन तेज हो जाती है और वह अपने आप को संभालते हुए ही केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। और जब वह सामने देखती है तो सामने दर्शित चेयर पलटकर बैठा हुआ था। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और वह वैसे बैठे हुए ही बोला, अंडरस्को 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 आ गई तुम माय लिटिल रैबिट। इतना सुनते ही आश्वी हैरानी से सामने देखने लगती है। वही दर्शित एक झटके के साथ ही पलटता है और वह धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करता है और वह डेविल स्माइल करते हुए ही आश्वी को देखता है। वही आश्वी जब दर्शित को देखती है तो उसे पता नहीं क्यों लेकिन उसे लगता है कि उसने पहले भी वो दर्शित से मिल चुकी है और उसने कहीं तो इन्हें देखा है। वो कुछ सोचने लगती है तभी उसे याद आता है कि हाँ, इसे तो उसने लाल पहाड़ी पर देखा था। जब वह रो रही थी तभी इनसे बात हुई थी। आश्वी अभी सोच ही रही थी कि कभी दर्शित अपनी चेयर से एक झटके के साथ ही खड़ा हो जाता है। वही आश्वी होश में आकर 2 कदम पीछे हट जाती है। आश्वी हैरानी से दर्शित को देखने लगती है। तभी दर्शित आश्वी की तरफ जाते हुए ही बोला, अंडरस्को अंडरस्को, तो बताऊं मैं तुम्हें कौन से नाम से बुलाऊं? क्योंकि तुम जब मेरे करीब आती हो ना तो मेरी दिल की धड़कन तेज तेज धड़कने लगती है। तो मैं तुम्हें अंडरस्को 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 माय हार्ट कहकर बुलाऊं या फिर अंडरस्को 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 माय लिटिल रैबिट? क्योंकि तुम हो ही इतनी मासूम एक खरगोश की तरह। तो क्या कहकर बुलाऊं मैं तुम्हें, या फिर दोनों ही नाम से बुलाऊं? वही आश्वी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो तो हैरानी सुन रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह पीछे अपने कदम ले रही थी और दर्शित उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा था। वही आश्वी बोली, अंडरस्को सर, आप इधर क्यों ट्रिपल ए रहे हाउ? प्लीज सर, आप क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे जो काम है वह बोले ना और ऐसी फालतू की बातें ना करें मुझसे। दर्शित ने कहा, अंडरस्को 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 माय हार्ट, तुम्हें क्या ये फालतू की बातें लग रही है? अच्छा चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं फिर चलो। इतना बोलते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। वही आश्वी पीछे हट रही थी और वह दीवार से चिपक जाती है और अब पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो वह अपनी आंखों में हल्की नमी के साथ डरते हुए ही बोली, अंडरस्को सर, क्या मैं जाऊं? आपको कुछ काम नहीं है तो? तभी दर्शित आगे बढ़कर उसके बेहद करीब आ जाता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे एक झटके में ही अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अपने बेहद करीब करते हुए ही बोला, अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, अब तुम मेरी मर्जी के बिना मुझसे दूर नहीं जा सकती माय हॉट। वही इतना सुनते ही आश्वी हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे समझ में भिनाई कि एक पल में हुआ क्या। वो दर्शित के सीने पर हाथ रखकर उससे दूर जाने की कोशिश करती है और बोली, अंडरस्को, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? वहीं दर्शित आश्वी के बालों को स्मेल करते हुए ही बोला, अंडरस्को, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। अगर मैं बदतमीजी करने पर आ गया ना तो तुम मुझे झेल नहीं पाओगी माय लिटिल रैबिट। आश्वी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, ये क्या बदतमीजी है? आप इस कंपनी के मालिक हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ जो चाहे वह करें। तभी दर्शित उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे से उसके बालों की लिटो हटाते हुए ही उसके आंखों में आंखें डालकर बोला, अंडरस्को, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ रैबिट, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। आश्वी हैरानी से दर्शित को देखते हुए ही वो डरते डरते ही अपने आंखों में आंसू लिए ही बोली, अंडरस्को, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसी बदतमीजी ना करें मेरे साथ, प्लीज छोड़ दीजिए।
वो इतना ही बोली थी कि तभी दर्शित उसे एक झटके में ही उसे अपने गोद में उठा लेता है। वही आश्वी तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है कि यह एक दो पल में क्या उसके साथ। आश्वी कसम साने लगती है और वो बोली अंडस्को आप सच में बहुत ही निहायती किस्म के घटिया इंसान है, छोड़िए मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना, आपसे दूर जाना है, छोड़िए मुझे। इतना ही वह बोली थी कि तभी दर्शित उसे गोद में उठाए हुए ही वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है और उसे अपने गोद में बिठा लेता है। वहीं आश्वी दर्शित के गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिर से दर्शित उसकी कमर को पकड़कर उसे झटके में अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे कसके पकड़ते हुए ही वह एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ता है और एक हाथ से उसके बालों में ले जाकर उसके बालों को कसकर पकड़कर आश्वी का चेहरा ऊपर करते हुए ही बोला अंडस्को थोड़ा ध्यान से, माय हार्ट, कहीं अगर तुम्हारे मुंह से निकले शब्द सुन के जो मेरे दिमाग है उसे बुरा लग गया ना तो फिर मेरे गुस्से से मैं खुद भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इतना सुनते ही आश्वी बोली अंडस्को आप सच में बहुत बुरे हैं। ऐसे किसी अनजान लड़की को ऐसे कैसे आप उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, कैसे उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वही इतना सुनते ही दर्शित आश्वी के बालों को और कसके पकड़ता है और जिससे आश्वी की हल्की आह निकल जाती है। आश्वी अपनी आंखों में नमी लिए ही बोली अंडस्को आह, दर्द हो रहा है मुझे। दर्शित उसके बालों को कसके पकड़े हुए वैसे ही हल्के गुस्से के साथ बोला अंडस्को अच्छा, तो क्या तुम कभी किसी गैरों की बाहों में, किसी अनजान की बाहों में कभी नहीं गई? इतना सुनते ही आश्वी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और उस एक पल में ही बीती हुई रात याद आती है जिसमें वह किसी ऐसे इंसान की बाहों में थी जिसे वो जानती भी नहीं थी। वो किसी अनजान की बाहों में ही थी जिसकी बाहों में उसने पूरी रात गुजारी थी। दर्शित की एक लाइन ने आश्वी को फिर से दर्द की खाई में फेंक दिया था। दर्शित ने कहा अंडस्को बोलो ना लिटिल रैबिट, क्या तुम कभी नहीं गई किसी अनजान की बाहों में? उद्धरण चिन्ह। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल।